हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि हम बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। उसका पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही देख रहे हैं। तो पहले वीडियो में हम इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने विचलन और अपराध का मोस्ट टॉपिक सॉल्व हो चुका है। तो इसको हम रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। इसमें हमने पढ़ा था कि सामाजिक विचलन के कारण क्या होते हैं। तो इसमें मुख्यतः दो कारण हैं सामाजिक विचलन के, और एक कारण, तीन कारण होते हैं लेकिन मुख्यतः दो कारण ही होते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। इनमें विचलन के लिए व्यक्ति की मनोस्थिति को उत्तरदायी माना जाता है। जैसे बचपन में माता पिता द्वारा उपेक्षित बच्चे संतुलित व्यवहार नहीं कर पाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण के उदाहरण में हम इसे ले सकते हैं कि बचपन में माता पिता द्वारा जो बच्चे उपेक्षित होते हैं उन्हें उतना ध्यान नहीं दिया जाता उनके पेरेंट्स द्वारा, तो उनका मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता है। और दूसरा है हमारा सामाजिक विचलन के कारण में समाज शास्त्रीय कारण। इसमें कहा गया है कि यदि व्यक्ति सही साधनों का उपयोग कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है तो वह समाज के नियमों का अनुपालन कर रहा होता है। अन्य परिस्थितियों में नियमहीनता की स्थिति होती है। तो इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि अगर हमें ग्रो करना है, उच्च पद को प्राप्त करना है, तो अगर हम उस पद को प्राप्त करने के लिए, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए अगर हम सही साधनों का उपयोग करते हैं, अर्थात समाज द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं हमारे लिए, उन नियमों के अनुसार अगर हम प्रयास करते हैं तो वो तो सही होगा, अनुपालन कर रहे हैं तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब हम अपने पद को प्राप्त करने के लिए, उस स्थान को प्राप्त करने के लिए समाज द्वारा जो नियम है उसका पालन नहीं करेंगे, नियमहीनता की स्थिति अगर हो जाएगी तो वो समाजशास्त्रीय कारण के अंतर्गत आएगा, समाजशास्त्रीय कारण के अंतर्गत आएगा। और तीसरा कारण है जैविकीय कारण। जैविकीय कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उतना लागू नहीं होता है, लेकिन ये है तो हम देख लेते हैं इसमें जैविकीय कारण। जो व्यक्ति निम्न शारीरिक लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे अपराधी के गालों की हड्डियाँ उभरी होती हैं और जबड़े चौड़े होते हैं, तो वे जैविकीय कारण में आते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी हम पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। अगर रिकॉल नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेन इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो अपराध, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपराध। अपराध को सामाजिक विघटन का महत्वपूर्ण स्वरूप माना जाता है। प्रत्येक समाज में अपराध एवं अपराधी पाए जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक समाज में अपराध और अपराधी पाए जाते हैं। ये सामाजिक विघटन का महत्वपूर्ण स्वरूप होता है अपराध। अपराध की परिभाषा टॉफ्ट के अनुसार है कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। अर्थात जो भी व्यवस्था या नियम कानून के अनुसार नहीं हो रहा है, जो भी कार्य हम कानून के अनुसार नहीं करेंगे, अगर कानूनहीनता की स्थिति होगी तो वो अपराध में आएगा। तो टॉफ्ट ने अपराध की परिभाषा दी है कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। इसमें ये शब्द हमें देखना है कि कानून के अनुसार दंडनीय है, टॉफ्ट ने कहा है। नेक्स्ट हमारे गिलिन और गिलिन, ये बहुत ही फेमस समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कहा है कि कानून के दृष्टिकोण से अपराध किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्यवाही है। गिलिन और गिलिन ने क्या कहा है कि कानून के दृष्टिकोण से अपराध किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्यवाही है। अपराधियों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। इटालियन समाजशास्त्री जिन्हें अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है, कौन है? लोम्ब्रोसो इटालियन समाजशास्त्री हैं जिन्हें अपराध शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने कहा है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते, इन्हें बनाया जाता है। लोम्ब्रोसो ने कथन दिया है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि उन्हें बनाया जाता है। लोम्ब्रोसो द्वारा अपराधियों का वर्गीकरण, लोम्ब्रोसो ने अपराधियों का वर्गीकरण भी किया है, तो ये भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये अपराध शास्त्र के जनक कहे जाते हैं लोम्ब्रोसो। तो इन्होंने अपराधियों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है: जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आवेगयुक्त अपराधी और आकस्मिक अपराधी। जन्मजात अपराधी जो जन्म से उन्हें निगेटिव परिस्थितियाँ मिलती हैं तो वे अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। पागल अपराधी जैसे साइको इसकी श्रेणी में आएंगे, साइको लोग पागल अपराधी की श्रेणी में आएंगे जिन्हें अपराध करने में सुकून मिलता है, मज़ा मिलता है। नेक्स्ट आवेग युक्त अपराधी, कई बार व्यक्ति अपराधी नहीं होता है लेकिन आवेग में आकर गुस्सा से या किसी परिस्थितिवश वो अपराध कर देगा तो इसे आवेग युक्त अपराधी कहेंगे। और आकस्मिक अपराधी, जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती हैं तो उसमें जो क्राइम किया जाता है उसे आकस्मिक अपराधी कहेंगे। आकस्मिक अपराधी में व्यक्ति अपराधी नहीं होते हैं लेकिन परिस्थितियां हमें अपराध करने के लिए मजबूर कर देती हैं तो वो आकस्मिक अपराधी में आएगा।
नेक्स्ट था अमेरिकी अपराध शास्त्री, जिसे आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक है लोम्ब्रोसो, और आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक अगर कहेगा तो आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक है सदरलैंड। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है, न कि जन्मजात। इनका दो स्टेटमेंट है, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका पहला स्टेटमेंट है अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है, न कि जन्मजात, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपराधी बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सदरलैंड द्वारा अपराधी के प्रकार। तो सदरलैंड ने अपराधी को दो प्रकारों में बांटा है, निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेत वसन अपराधी, सफ़ेद पोष, वाइट कॉलर क्रिमिनल। तो निम्न वर्गीय अपराधी जो समाज में निम्न वर्ग के होते हैं, जैसे मजदूर हो गए, गरीब लोग हो गए, किसान हो गए, वे निम्न वर्गीय अपराधी, अगर उनके द्वारा अपराध किया जाएगा तो उसे निम्न वर्गीय अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा। और दूसरा है हमारा श्वेत वसन या सफ़ेद पोष अपराध, वाइट कॉलर क्रिमिनल। तो इसमें जो व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करके पैसा कमाते हैं या कुछ भी करते हैं, गलत काम करते हैं, तो इसे श्वेत वसन अपराध कहा जाता है। जैसे बड़े बड़े पोस्टों पे जो लोग रहते हैं उनसे अगर रिश्वत लिया जाता है तो वे श्वेत वसन अपराध की ही श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है हेज द्वारा अपराधी के प्रकार। तो हेज ने अपराधी को 4 भागों में बांटा है, प्रथम अपराधी, पेशेवर अपराधी, आदतन अपराधी और आकस्मिक अपराधी। तो प्रथम अपराधी में जो पहली बार क्राइम करते हैं उन्हें सम्मिलित किया जाएगा। आदतन अपराधी जो जैसे साइको होते हैं, उन्हें अपराध करना मज़ा आता है या अपराध उन्हें सुकून देता है, उन्हें आदतन अपराधी कहेंगे, उनकी आदत में है। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि आदतन अपराधी आदत में है अपराध करना। नेक्स्ट आकस्मिक अपराधी। आकस्मिक अपराधी वही जो परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती हैं तो हमें अपराध करना पड़े तो वे आकस्मिक अपराधी की श्रेणी में आएगा। और नेक्स्ट है पेशेवर अपराधी। पेशेवर अपराधी जैसे मूवीज़ में दिखाता है ना, पैसा लेके जो काम करते हैं उसे पेशेवर अपराधी कहा जाता है। अपने काम में वो एकदम पेशेवर होते हैं। तो इतना तो हम पढ़ चुके थे पहले की वीडियो में, यहाँ से हमें आज पढ़ना है अपराध के कारण संबंधी सिद्धांत। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो अपराध के कारण संबंधित सिद्धांत में हमारा पहला सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थियोरी। अपराध के कारण संबंधित सिद्धांत में पहला सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थियोरी। तो इस सिद्धांत में कहा गया है कि यह सिद्धांत सुखवादी दर्शन पर आधारित है। तो क्लासिकल सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? सुखवादी दर्शन पर आधारित है क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल थियोरी। इसके समर्थकों का मानना है कि व्यक्ति आनंद के लिए अपराध करता है। इसके समर्थकों में बेंथम, बेकारिया, फ्यूरबेक हैं। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि इसमें कौन कौन इसके समर्थक हैं लोग। तो इसमें ये आ जाएंगे बेंथम, बेकारिया और फ्यूरबेक। और अगर हमें सब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो इसमें हम पूरा पढ़ सकते हैं कि शास्त्रीय अपराधी किसे कहते हैं हम। तो शास्त्रीय अपराधी में हो जाएगा कि शास्त्रीय अपराधी क्लासिकल थियोरी के अंतर्गत यह सिद्धांत सुखवादी दर्शन पर आधारित है। इसके समर्थकों का मानना है कि व्यक्ति आनंद की प्राप्ति के लिए अपराध करता है, तो इसे शास्त्रीय सिद्धांत कहा जाएगा अपराध का। इसके समर्थकों में बेंथम, बेकारिया और फ्यूरबेक, ये इंपॉर्टेंट है, बेंथम, बेकारिया और फ्यूरबेक है। नेक्स्ट है हमारा भौगोलिक सिद्धांत। पहला है शास्त्रीय सिद्धांत और दूसरा है भौगोलिक सिद्धांत। तो भौगोलिक सिद्धांत के अंतर्गत हमारा आता है जियोग्राफिकल थियोरी। यह सिद्धांत अपराध के लिए भौगोलिक दशाओं को महत्वपूर्ण मानता है। भौगोलिक सिद्धांत के अंतर्गत अपराध के लिए भौगोलिक दशाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके समर्थकों का मानना है कि गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में अपराध तथा हिंसात्मक अपराध अधिक होते हैं। तो भौगोलिक सिद्धांत के जो भी समर्थक हैं उनका मानना है कि गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में अपराध और हिंसात्मक अपराध अधिक होते हैं। तो इनके समर्थकों में कौन कौन है? क्वेटलेज, मॉन्टेग्यू और लैकेथन। तो भौगोलिक सिद्धांत के समर्थक में है क्वेटलेज, मॉन्टेग्यू और लैकेथन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें यही ज़्यादातर पूछा भी जाता है कि भौगोलिक सिद्धांत के समर्थक कौन है। इसी प्रकार इसमें पूछ लेगा कि शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है। तो शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थक हम समझ गए, बेंथम, बेकारिया और फ्यूरबेक है। और भौगोलिक सिद्धांत के समर्थक क्वेटलेज, मॉन्टेग्यू और लैकेथन है। इसमें ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि विश्व में अपराध संबंधी कैलेंडर सर्वप्रथम फ्रांस में बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है ये लाइन कि विश्व में अपराध संबंधी कैलेंडर सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया था।
था। तो इसीलिए मैंने ये इसमें ऐड किया है स्पेशल से कि विश्व में अपराध संबंधी कैलेंडर सर्वप्रथम फ्रांस में बनाया गया था और जिसे लैंकेसन महोदय ने बनाया था। तो किसने बनाया था? लैंकेसन महोदय ने। और कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में बनाया गया था। अपराध संबंधी प्रथम कैलेंडर फ्रांस में लैंकेसन महोदय ने बनाया था। तो हमारा नेक्स्ट है प्रारूपवादी संप्रदाय या सिद्धांत। तो टाइपोलॉजिकल, तो इसमें है इसे इटालियन संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो जो प्रारूपवादी सिद्धांत या संप्रदाय है इसे इटालियन संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक ये पॉइंट हो जाएगा कि इसे इटालियन संप्रदाय किसके नाम से जाना जाता है? तो प्रारूपवादी संप्रदाय को इटालियन संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसे इटालियन संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय की मान्यता है कि अपराध का विशेष प्रारूप होता है। इसमें जो प्रारूपवादी संप्रदाय के समर्थक हैं लोग, उनका मानना है कि अपराध का विशेष प्रारूप होता है। इनके समर्थकों में लोम्ब्रोसो, गैरोफेलो हैं और इनका मानना है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। जो प्रारूपवादी संप्रदाय के समर्थक हैं उनका मानना है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। चौथा है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो अपराध के कितने सिद्धांत हो गए? 4। पहला कौन सा है? शास्त्रीय सिद्धांत। इसके समर्थकों में बेंथम, बेकारिया, फ्योरबैक है। दूसरा है भौगोलिक सिद्धांत। इसके समर्थकों में क्वेटलेज, मॉन्टेग्यू और लेक्यूथन है। तीसरा है हमारा प्रारूपवादी संप्रदाय या सिद्धांत। तो इसमें लोम्ब्रोसो और गैरोफिल, इसके समर्थकों में लोम्ब्रोसो और गैरोफिल है। और हमारा चौथा है और अंतिम है, इसमें है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत में अन्य बहुत से आएंगे। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत, इसके समर्थकों का मानना है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। तो प्रारूपवादी संप्रदाय का मानना था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, जबकि समाजशास्त्रीय सिद्धांत का मानना है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, इन्हें बनाया जाता है। तो इसमें है विभेदक साहचर्य का सिद्धांत। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत हमारा पहला है विभेदक साहचर्य का सिद्धांत और इसके समर्थक है सदरलैंड। इनका मानना है कि अपराध संगति और सीख का परिणाम है। तो विभेदक साहचर्य सिद्धांत के समर्थक है सदरलैंड, जिनका मानना है कि अपराध संगति और सीख का परिणाम है। अर्थात हम जैसी संगति में रहेंगे हम उसी के अनुसार ढल जाएंगे। यदि कोई अच्छा व्यक्ति किसी बुरी संगति में जाता है तो वो उसके अनुसार बुरा व्यवहार करने लगेगा, और इसी प्रकार यदि कोई बुरा व्यक्ति किसी अच्छे लोगों की संगति में आ जाता है तो वो अच्छे लोगों के अनुसार आचरण करने लगता है, अच्छा बन जाता है। तो कहा गया है, तो वही कहा गया है इसमें कि संगति और सीख का परिणाम है अपराध। व्यक्ति का विभिन्न प्रकार का संपर्क उसके अच्छे बुरे व्यवहार का परिणाम है। इसे उपसंस्कृति भी कहा जाता है। इसे उपसंस्कृति कहा जाता है। व्यक्ति जिस प्रकार की संगत में रहेगा वो उसी प्रकार अपना आचरण करने लगेगा। संगति का असर अवश्य ही पड़ता है व्यक्ति के चरित्र पर, जीवन पर। तो वही इसमें सदरलैंड महोदय ने कहा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं सदरलैंड महोदय। इन्होंने कहा है कि अपराध संगति और सीख का परिणाम है। व्यक्ति का विभिन्न प्रकार के संपर्क उसके अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के व्यवहार का परिणाम है। इसे उपसंस्कृति भी कहा जाता है। तो हमारा दूसरा है मर्टन का व्याधिकीय सिद्धांत। तो मर्टन के व्याधिकीय सिद्धांत में हमारा है, मर्टन ने एनोमी सिद्धांत, व्याधिकीय सिद्धांत को इंग्लिश में एनोमी सिद्धांत कहा जाता है। मर्टन के व्याधिकीय सिद्धांत दुर्खिम के ग्रहण किया है। तो मर्टन ने अपना व्याधिकीय सिद्धांत दुर्खिम से ग्रहण किया है। अपने एनोमी सिद्धांत में मर्टन ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है। मर्टन ने अपने एनोमी सिद्धांत में 2 शब्दों का प्रयोग किया है, संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्य। इन दोनों में तालमेल का अपराध की उत्पत्ति का कारण है। तो मर्टन ने इन दोनों ही के अंदर तालमेल का अपराध का कारण बताया है। तो इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, जैसे क्लोवर्ड और अलेहिन ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए। लेवलिन थ्योरी हावर और बेकर ने दिए। ये सभी नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि किस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन आते हैं। ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स के तौर पर इन्हें ऐड किया है। तो देख लेते हैं। लेवलिन थ्योरी दिया है हार्वर्ड और बेकर ने। बहुकारक सिद्धांत, अपराध का बहुकारक सिद्धांत दिया है सिरिल और बर्ट ने। अपराध का बहुकारक सिद्धांत दिया है सिरिल और बर्ट ने। तो अब हम देख लेते हैं, अपराध के सिद्धांत देख लिया हमने, अपराध किसे कहते हैं ये देख लिया हमने, और विभिन्न समाजशास्त्री
समाजशास्त्रियों ने अपराध को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है ये भी हमने देख लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपराध के रोकथाम के उपाय। समाजशास्त्रियों ने अपराध को वर्गीकृत किया, तो साथ ही उसके रोकथाम के उपाय भी बताए हम। तो हमारे अपराध के रोकथाम के उपाय में हम वर्तमान समय में निषेधात्मक कानून का बोलबाला है, जिसका मुख्य जोर व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। तो वर्तमान में जितने भी निषेधात्मक कानून हैं, जो कानून हमें कुछ करने से मना करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति कोई अपराध न कर पाए। तो इसमें जेल व्यवस्था अपराध को रोकने के लिए किया गया है। वर्तमान समय में भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के जेल हैं, और जबकि चौथा भी इसमें है। तो वर्तमान समय में भारत में 3 प्रकार की जेल पाई जाती है: बाल बंदी गृह, केंद्रीय कारागार, जिला कारागार और उप कारागार। तो मुख्य रूप से ये 3 हैं, और ये में से बाल बंदी गृह, केंद्रीय बाल बंदी गृह, जिसमें जो कम आयु के लोगों द्वारा अगर अपराध किया जाता है तो उन्हें सुधार गृह या बाल बंदी गृह में भेजा जाता है। केंद्रीय कारागार सेंट्रल जेल, जिला कारागार जो जिले स्तर पर कारागार होते हैं उसे जिला कारागार कहते हैं, और उप कारागार जो तहसील स्तर पर कारागार होते हैं उसे उप कारागार कहते हैं। और एक है प्राचीर विहीन जेल। ये सिद्धांत दिया गया है संपूर्णानंद जी द्वारा, प्राचीर विहीन जेल। तो MCQ में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीर विहीन जेल की अवधारणा किसने दी है, या प्राचीर विहीन जेल की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है। तो प्राचीर विहीन जेल की संकल्पना प्रस्तुत की है संपूर्णानंद ने। नेक्स्ट है परिवीक्षा। तो ये भी पूछा जाता है कि क्वेश्चन कि परिवीक्षा, प्रोबेशन और पैरोल में क्या अंतर होता है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही, परिवीक्षा किसे कहते हैं और साथ ही पैरोल किसे कहते हैं। तो हम इसका समझ लेते हैं। परिवीक्षा, प्रोबेशन में व्यक्ति को सजा के बदले सशर्त मुक्त कर दिया जाता है तथा ये अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति प्रोबेशन के समय अपना आचरण उत्तम रखेगा। अर्थात इसमें हम एक लाइन में हमें समझना है, तो प्रोबेशन में सज़ा नहीं दी जाती है, इसके बदले में हमें कुछ शर्त रखी जाती है हमारे ऊपर। सज़ा के बदले शर्त से मुक्त किया जाता है, और व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अच्छे से आचरण करे, जो शर्त रखी गई है उनका पालन करें। और पैरोल यह प्रावधान उन अपराधियों के लिए है जो लंबी सज़ा पाए होते हैं। जिन अपराधियों को लंबी सज़ा दी गई रहती है उन्हें पैरोल पर छोड़ा जाता है, तथा उनमें से कुछ सज़ा उन्होंने काट ली होती है। तो परिवीक्षा और पैरोल, इन दोनों में, प्रोबेशन और पैरोल दोनों में मुख्य अंतर यही है कि परिवीक्षा में सज़ा नहीं दी जाती है, प्रोबेशन में सज़ा नहीं दी जाती है, उन्हें सशर्त कुछ शर्तों के बदले उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। जबकि पैरोल में व्यक्ति को लंबी सज़ा दी गई होती है और वे अपना कुछ समय काट चुके होते हैं, अर्थात अपनी सज़ा का कुछ भाग वो पूरा कर चुके होते हैं। सज़ा काटने के दौरान अपराधी का आचरण अच्छा रहता है तो उसे सज़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो पैरोल में यही है कि अगर व्यक्ति को लंबी सज़ा दी गई है और उनमें से कुछ उन्होंने काट ली है, कुछ सज़ा पूरी कर ली है, और सज़ा काटने के दौरान अगर अपराधी द्वारा अच्छा आचरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कुछ सज़ा उसकी माफ़ कर दी जाती है या पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। तो पैरोल पर उसे छोड़ दिया जाता है जिसने अपनी सज़ा के 3 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो और जेल में काट ली हो। विवाह, विपत्ति, बीमारी इत्यादि के समय अपराधी को 1 वर्ष में अधिक से अधिक 10 दिनों के पैरोल पर छोड़ा जाता है। तो इसमें दिया गया है कारण कि अपराधी को किस किस मौक़ों पर पैरोल मिल सकता है। तो विवाह, विपत्ति और बीमारी, इसके अवसर पर अपराधी को पैरोल मिलता है, अधिक से अधिक 10 दिनों तक पैरोल पर छोड़ा जाता है। तो इसमें मेनली आता है कि परिवीक्षा, प्रोबेशन और पैरोल में मुख्य अंतर पूछने को आता है। तो इसमें मुख्य अंतर यही है, तो पैरोल और प्रोविज़न में यही मुख्य अंतर है कि प्रोविज़न में व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलती है, जबकि पैरोल में व्यक्ति को लंबी सज़ा दी गई होती है और उनमें से वे अपना कुछ सज़ा पूरा कर चुके होते हैं। और पैरोल मुख्यतः विवाह, विपत्ति और बीमारी के अवसर पर 10 दिनों के लिए अधिक से अधिक मिलता है। नेक्स्ट हमारा बाल अपराध। बाल अपराधी किसे कहते हैं? तो बाल अपराधी की श्रेणी में कौन कौन आते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। तो 7 से 6 वर्ष की आयु के जो भी बालक या बालिकाओं द्वारा अपराध किया जाता है तो वे बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं। इन्हें जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज इंग्लिश में कहा जाता है। बाल अपराधी 7 से 6 वर्ष की 16 वर्ष की आयु के जो भी बालक या बालिकाएं होती हैं उन्हें बाल अपराधी कहा जाता है, और इन्हें कारागार में न डालकर इन्हें सुधार गृह में डाला जाता है। और जो
16 से 21 वर्ष के किशोर अपराधी होते हैं, उन्हें किशोर अपराधी कहा जाता है जो 16 से 21 वर्ष की आयु के होते हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है कि बाल अपराधी कितने से कितने वर्ष के होते हैं और किशोर अपराधी कितने वर्ष के होते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा ध्यान से कि बाल अपराधी 7 वर्ष से 16 वर्ष तक और 16 वर्ष से 21 वर्ष तक किशोर अपराधी होते हैं। तो इन्हें हम देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इच्छाओं को दबाया नहीं जा सकता है। जब इच्छाओं की पूर्ति के लिए बालक किसी भी हद तक जाने लगे तो इसे बाल अपराध कहा जाता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जब बचपन में व्यक्तियों की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं और उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए बालक या बालिकाओं द्वारा कोई गलत मार्ग अपनाया जाता है, कोई गलत कार्य किया जाता है या कानून तोड़ा जाता है, नियमहीनता की जाती है, तो वे सभी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक बालक में लड़कपन और नटखटपन होता है, लेकिन जब यही नटखटपन कानून का उल्लंघन करने लगे तो वो बाल अपराध कहते हैं। जब बच्चों द्वारा नटखटपन में ही कानून का अपराध किया जाए, उसका उल्लंघन किया जाए, कानून को न माना जाए, उसे तोड़ा जाए, तो वे बाल अपराध उसे कहेंगे। न इसे परिभाषा में देख लेते हैं। 1986 की जस्टिस एक्ट के अनुसार, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार बाल अपराधी की न्यूनतम आयु 7 वर्ष है। लड़कों के लिए अधिकतम आयु 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। तो बाल अपराधी की न्यूनतम आयु 7 वर्ष है और लड़कों के लिए अधिकतम आयु 16 वर्ष है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। इस प्रकार 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किया जाने वाला कोई अपराध बाल अपराध नहीं माना जाएगा और 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे अबोध होते हैं। क्यों 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा किया जाने वाला अपराध नहीं माना जाएगा? क्योंकि 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं वे अबोध होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वे क्या किए, वे अपराध है या नहीं है। तो यही है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं अपराध तथा बाल अपराध में अंतर। अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर होता है? तो पहला अंतर हमारा मुख्यतः होता है कि आयु में अंतर होता है। पहला अंतर है आयु में अंतर। आयु में अंतर में होता है बाल अपराध 7 से 16 वर्ष या 18 वर्ष। अगर वो बालक है तो 7 से 16 वर्ष और अगर कोई बालिका है तो 7 से 18 वर्ष होगा। बालक या बालिकाओं द्वारा किया जाता है, जबकि अपराध युवा व्यक्ति अधिकांशतः 21 वर्ष के ऊपर के लोगों द्वारा किया जाता है। तो बाल अपराध और बाल अपराध में पहला तो यही अंतर होगा कि आयु में अंतर है। जो बाल अपराधी होंगे वे 7 से 16 या 7 से 18 वर्ष के होंगे बालक या बालिकाओं द्वारा, और जो अपराध है वो 21 वर्ष से ऊपर के लोगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा अंतर है समझ का अंतर। बाल अपराधी और अपराधी में समझ का अंतर तो होता ही है। बाल अपराधी कोमल मस्तिष्क के होते हैं के कारण अपराध की गंभीरता को पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। जो बाल अपराधी होते हैं वे अपराध की गंभीरता को नहीं, अपराध कर तो देते हैं पर उनकी गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं, जबकि युवा अपराधी अपराध के परिणामों को भली भांति जानता है। जब कोई व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक आयु का होगा तो उन्हें पता तो होगा ही कि वे अपराध करे तो उसका क्या परिणाम निकलेगा। नेक्स्ट हमारा दंड का अंतर। अपराध और बाल अपराध में तृतीय जो अंतर हमारा दंड का अंतर है। बाल अपराधी को अपराध के दंड के स्थान पर सुधारालय भेजा जाता है, उन्हें सुधार गृह भेजा जाता है ताकि वे सुधर सकें, समाज के लिए अच्छे नागरिक बन सकें, जबकि अपराधी को इसके अपराध की प्रवृत्ति के अनुसार दंड दिया जाता है। और जब कोई बड़े व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है तो वे जानबूझकर अपराध करते हैं तो इसके लिए उन्हें दंड दिया जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्यों में अंतर। कई बार बच्चों द्वारा हंसी मजाक या द्वेष के कारण ऐसे कार्य किए जाते हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो कई बार पत्थर फेंकने पर किसी को चोट लगना या किसी वस्तु का टूट जाना अपराध में, जबकि अपराध में संगठित एवं योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जाता है। कई बार बच्चों द्वारा खेल खेल में ही पत्थर फेंक दिया जाता है जिससे किसी को चोट लग जाता है या कोई वस्तु टूट जाता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन उसमें उद्देश्य नहीं होता है कोई बुरा। और जबकि जो अपराधी होते हैं वे संगठित और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। तो यही इसमें 4 अंतर मुख्य है। आयु में अंतर होता है, अपराध और बाल अपराध में आयु का अंतर होता है, आयु में अंतर होगा, समझ का अंतर होगा, इनके दंड का अंतर होगा और उद्देश्यों में अंतर होगा। इसे हमें एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट है बाल अपराध संबंधित सिद्धांत। तो बाल अपराध संबंधित समाजशास्त्रियों ने सिद्धांत भी दिए हैं। तो हमारा पहला सिद्धांत है मर्टन का व्याधिकीय सिद्धांत, एनोमी थियरी।
मर्टन ने बाल अपराध संबंधी एनोमिक थियरी दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जब संस्थागत साध्यों को परिवेश में उपलब्ध है, जो परिवेश में उपलब्ध है, और उन लक्ष्यों जिनका अपने परिवेश में आकांक्षा रखना मुश्किल होता है, विसंगति उत्पन्न हो जाती है, तब तनाव और कुंठा पैदा हो जाती है और विचलित व्यवहार को जन्म देती है। जब लोगों द्वारा जिस परिस्थिति में वे हैं उनसे बढ़कर अपेक्षा की जाती है, आकांक्षा की जाएगी, इच्छा रखी जाएगी, तो उससे तनाव उत्पन्न होगा। अगर वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो लाजमी है कि उसमें तनाव उत्पन्न होगा, और जब ये तनाव जो है ये विचलित व्यवहार को जन्म दे देती है, तो उसी को मर्टन ने व्याधिकीय सिद्धांत कहा है। और उस विचलन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति द्वारा क्राइम किया जाता है तो वो इसकी श्रेणी में आता है, विचलित एनोमिक थियरी के अंतर्गत आता है। मर्टन ने व्याधिकीय सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट हमारे फ्रेडरिक थ्रेसर, इन्होंने गिरोह सिद्धांत दिया है, गैंग थियरी। फ्रेडरिक थ्रेसर इन्होंने ये नहीं कहा है कि गिरोह अपराध का कारण है, परंतु वे ये कहते हैं कि गिरोह अपराध में मदद अवश्य करता है। एक समूह कुछ व्यवहारिक विशेषता अपना लेता है, फिर अपने सदस्यों को हस्तांतरित कर देता है। तो फ्रेडरिक थ्रेसर का यह कहना है कि वे ये नहीं मानते कि सभी गिरोह अपराध करते हैं, परंतु उनका यह कथन अवश्य है कि गिरोह अपराध को प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले है तो वे अपराध के लिए उतना नहीं हो, अपराध के लिए वो अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो वो शांत रहेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गैंग में है तो अगर उस गैंग का अगर एक व्यक्ति भी कहेगा कि ये गलत कार्य करना है तो सारे लोग उसमें लाजमी हो जाते हैं, बुरे कार्य के लिए जल्दी से लोगों में संगठन हो जाता है। तो वही फ्रेडरिक थ्रेसर महोदय ने इसे गैंग थियरी, गिरोह सिद्धांत कहा है कि सभी गिरोह खराब नहीं होते हैं, लेकिन जो गिरोह, अगर व्यक्ति गिरोह में है तो वे अपराध के लिए प्रोत्साहित होता है। वे समझते हैं कि अगर कोई एक गलत कार्य करेगा तो उनका जो गैंग है वे उन्हें बचा लेगा, तो गिरोह प्रोत्साहित अवश्य करता है। इन्होंने जैसे तालिबान जो वर्तमान समय में अफगानिस्तान में शासन कर रहा है, ये भी गिरोह में आएगा। ये गिरोह में आते हैं, सबका अपना आतंक फैलाते हैं। तालिबान में तालिब का अर्थ होता है शिक्षा, ये भी जानना जरूरी है, नॉर्मल सी चीज़ है लेकिन जानना जरूरी रहता है। नेक्स्ट है सा और मैके का सांस्कृतिक प्रसार का सिद्धांत। तो तीसरा हमारा है कल्चरल ट्रांसमिशन थियरी। अपराध का प्रसार व्यक्तिगत और सामूहिक संपर्क से होता है। इन्होंने कहा है कि अपराध का प्रसार व्यक्तिगत और सामूहिक संपर्क से होता है। प्रभावी सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियों का अभाव अपराध को बढ़ाता है। जो समाज में प्रभावी एजेंसियां हैं, जैसे परिवार हो गया, समाज हो गया, कानून हो गया, ये सभी व्यक्ति को अपराध करने से रोकती हैं, दबाव बनाती हैं कि वे ये कार्य नहीं कर सकते हैं जो गलत है। तो ये प्रभावी सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियां हैं। अगर इनका अभाव होगा, अगर समाज में ऐसे कोई नियम कानून नहीं रहेगा, दबाव नहीं होगा, तो व्यक्ति और अपराध करने के लिए प्रोत्साहित होगा। तो यही सा और मैके ने सांस्कृतिक प्रसार के सिद्धांत के अंतर्गत कहा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो भी पॉइंट है वे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।